हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, फिर से आ गए हैं हम एक नए सेशन के लिए। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, 12th का चैप्टर नंबर 5। जो बच्चे नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और 12th में भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल 12th बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे सवाल आने लगे, न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी हैवी आने लगा, तो वो भी बच्चे यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ कराया क्या जाता है, जो बच्चे आज नए हैं वो समझिएगा कि यहाँ पर मैं एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन को कराता हूँ और वो 100 क्वेश्चन में ज़्यादातर हर तरीके के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, नीट लेवल और जेईई मेंस लेवल तक के, ठीक है। और बाकी 11 12th के भी कवर हो जाते हैं। 11 12th लेवल पे भी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बेसिक लेवल है हमारा, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ने की कोशिश की जाए और अपना जो बेसिक्स है वो कमज़ोर रह जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, इससे पहले हम करा क्या चुके हैं, 4 चैप्टर हम कर चुके हैं 12th वाले, शुरुआत वाले, और 5वें चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। आज 5वें चैप्टर को शुरू करेंगे। 100 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज है। जो बच्चे नए हैं तुरंत के तुरंत कॉपी पेन लीजिए, बैठ जाइए और क्वेश्चंस मेरे साथ करना सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है जिन फॉर्मूलों की और वो फॉर्मूला कैसे आया, तो वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो ठीक है, चलिए आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। अब टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में पढ़ाया जाता है कि बार मैग्नेट होती क्या है। चलो तो क्वेश्चन शुरुआत से करते हैं, और बाकी जिनको मेरी एफर्ट अच्छी लगे और ये सेशन उनके काम का लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी रिकमेंड कीजिए, अपने साथी, अपने साथ वाले जो दोस्त हैं सबको बताइए, ताकि थोड़ी सी ग्रोथ हो तो मुझे भी पढ़ाने में और वो सभी काम करने में मजा आए। चलिए ठीक, करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, खैर हमारा चैनल का नाम है फिजिक्स दर्पण बाय DK सर। यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहां से जाके इसको, अब जब आप देख रहे हैं तो वहां तक पहुंचे ही होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया व्हाट इज बार मैग्नेट। देखो भाई, बार मैग्नेट क्या होती है पहले ये समझना है हमको। तो बार मैग्नेट जो होती है आपकी, बार मैग्नेट जो होती है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेट होती है। अब आपको पता है मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट वो होती है जिसमें एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। तो अगर एक ऐसी मैग्नेट बनाई जाए या बनी बनाई हो, उससे कोई टेंशन नहीं, बनाई जाए चाहे बनी बनाई हो, उससे कोई वो नहीं है इशू, कि जिसके एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, ऐसी मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप की, तो ऐसी मैग्नेट को हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। इस मैग्नेट में मैंने बता दिया आपको कि इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल बच्चों, एक साउथ पोल। ये जो दोनों पोल होते हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, वो कितने पावरफुल है। तो इनकी स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ से। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ +m, और जो साउथ पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है -m। ऐसा लिया गया है कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को पॉजिटिव माना गया है और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को नेगेटिव माना गया है। तो ये स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है जी। अब ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ये बेसिकली पोल की पावर को रिप्रेजेंट करता है, वो कितना पावरफुल मैग्नेट है, उसके पोल्स कितने पावरफुल है। अच्छा, ये पावर अगर आप फिजिकली देखना चाहते हो तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है m, ये बेसिकली इस मैग्नेट का जो ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये यहां से मैग्नेट जो है उसका ये वाला एरिया जो बनता है, ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया
पे डिपेंड करता है। पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जैसे बार मैग्नेट बन गई, ये है बार मैग्नेट, एक रेक्टेंगुलर शेप की, इधर से इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और इसी पर पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ये एरिया होगा, समझिए उतनी पावरफुल मैग्नेट होगी। तो पोल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहां से इस बार मैग्नेट को डाइपोल भी बोला जाता है, डाइपोल। देखो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, याद है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पे दो चार्ज रखे होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। जब दो चार्ज को पास पास रख देते हैं तो बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही बिल्कुल जब दो नॉर्थ और साउथ को, दो पोल्स को, एक नॉर्थ और एक साउथ, इनको पास पास रख देते हैं तो बन जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट is also called magnetic डाइपोल। ये मैग्नेटिक डाइपोल भी इसको कहा जाता है। अच्छा, याद करो, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल वर्ड में जब वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था तो उसमें आप क्या करते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकालते थे उसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, उसको बोला जाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, डाइपोल का सेंटर लेते थे यहां बीचों बीच, इस सेंटर से इधर वाली चार्ज एल डिस्टेंस पे है, इधर वाला चार्ज भी एल डिस्टेंस पे है, तो उनका डाइपोल मोमेंट निकालते थे। दोनों में से एक चार्ज को लेते थे और दोनों चार्ज के बीच का गैप लेते थे, गैप। तो एक चार्ज को लिया और दोनों के बीच का गैप ले लिया 2l, तो ये बन गया 2ql। ये वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम एक टर्म निकालते थे, डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ही हम मैग्नेटिक डाइपोल में एक टर्म निकालते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये निकालते हैं। अब ये क्या होती है, ये जो मैग्नेट ले रखी है आपने, इसके एक पोल की, क्योंकि दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है सेम होती है, ये याद रखना पॉइंट। जो भी मैग्नेट होगी, कभी ऐसी मैग्नेट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है जिसमें इधर की पोल स्ट्रेंथ अलग है और इधर की अलग है, मतलब इधर की M1 इधर की M2, नहीं, इधर की M है इधर की भी M है, पर एक प्लस में है एक माइनस में। तो ठीक हो गया पॉइंट कि दोनों में से एक की पोल स्ट्रेंथ ले लो M, और दोनों पोल्स के बीच का गैप ले लो। तो अगर सेंटर से देखूं तो इधर का पोल कितनी दूर है, L डिस्टेंस पे, और इधर का पोल भी कितनी दूर है, L डिस्टेंस पे, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 2l। तो ये 2ml, ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है इस मैग्नेट का। अच्छा, फिर से सुनो, बार मैग्नेट क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप की एक मैग्नेट को बार मैग्नेट बोला जाता है। उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, लेकिन एक की पॉजिटिव होती है एक की नेगेटिव होती है। नॉर्थ वाले की +m और साउथ वाले की -m होती है। अब ये जो डाइपोल है, सॉरी, ये जो मैग्नेट है, इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन भी यही होती है कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें एक तरफ नॉर्थ हो एक तरफ साउथ हो, वो होता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह भी काम करती है, या ये कह लो कि ये मैग्नेटिक डाइपोल भी कही जा सकती है। मैग्नेटिक डाइपोल का निकाला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, दोनों में से एक पोल की पोल स्ट्रेंथ ले लो और दोनों पोल्स के बीच का गैप ले लो, तो वो हो जाता है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आपने पढ़ा था। चलो, तो यहां तक का आंसर हमारा हो गया, व्हाट इज बार मैग्नेट। अब इसने आगे पूछा, एक्सप्लेन नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो भाई,
बिल्कुल सिंपल सा, इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये क्या है। आपसे पूछा है व्हाट इज एक्सप्लेन नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो होते हैं जो ब्लैक कलर के, आपने पत्थर देखा होगा, स्टोन देखा होगा, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। नेचुरल मैग्नेट नाम में छिपा है, जो नेचर से हमें मिलता है मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होते हैं जो हम बनाते हैं। क्या हम किसी चीज को मैग्नेट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। हर चीज को नहीं बना सकते, पर हाँ मैग्नेट हम बना सकते हैं। जैसे आयरन को बना सकते हैं, स्टील, निकिल, कोबाल्ट, इनको सबको मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो जिनको मैग्नेट बनाया जा सकता है दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल था और हमने इसको क्लियर कर लिया। अब जरा सेकंड नंबर पे आते हैं। ए मैग्नेट अट्रैक्ट टू आयरन पीस। एक मैग्नेट आयरन पीस को अट्रैक्ट करता है। वाई? क्यों करता है? अब आप कहोगे सर ये तो नेचर ने ऐसा बनाया है। मैग्नेट आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। देखो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, मैग्नेट आयरन पीस को अट्रैक्ट करता ही नहीं है। हाँ, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक मैग्नेट जो होती है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो जो मैग्नेट होती है ना, उसके जो अंदर एटम होते हैं इस तरह से, उसके अंदर एटम होता है। अरे भाई आप कहोगे सर वो तो मैग्नेट के अंदर भी होते हैं, हर चीज एटम से ही तो बनी है, सबके अंदर होते हैं। हाँ ठीक है, ये एक मैग्नेट है और इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। एटम में घूमते हैं, एटम में होता है न्यूक्लियस और उसमें घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से बनता है करंट, वो भी ठीक है। जब करंट बनेगा तो नेचर ने ऐसा रूल बनाया है कि करंट होगा तो करंट के चारों तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी ठीक है। इसका मतलब इस एटम में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि एटम के अंदर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं करंट, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब हर एटम के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस एटम का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, इस एटम का इस डायरेक्शन में है, इस एटम का इस डायरेक्शन में है, इसमें 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 इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, सारे छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो छोटी छोटी मैग्नेट का काम कर रहे हैं। और उनका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप सभी का ध्यान से देखो तो राइट की तरफ है, सभी का लगभग राइट की तरफ। इसका थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसका ऐसे एकदम सीधा, लेकिन अगर इनका रिजल्टेंट निकालें तो सबका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ये जो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिकली ये जो छोटी छोटी मैग्नेट, छोटे छोटे एटम्स को, छोटे छोटे एटम्स हैं, इनको आप ना मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, छोटे छोटे एटम्स, इनका मैग्नेटिक फील्ड मतलब इनका डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट होता है, तो इनका डाइपोल मोमेंट जो है ये इनका मैग्नेटिक फील्ड है और सभी का राइट की तरफ है। तो अगर ये छोटे छोटे मैग्नेट सबका मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाए, ऐड हो जाए, ऐड हो ही रहा है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है, तीसरे का भी इधर है, चौथे का भी इधर है, सबका एक ही तरफ है, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो गया। ऐड हो गया तो इसका टोटल मैग्नेटिक, इस पूरी की पूरी मैग्नेट का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, उसी को हम मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। किसी मैग्नेट का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर चलने वाला नेट फील्ड, उसको उसका मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इसके अंदर का मैग्नेटिक मोमेंट। वैसे फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल नहीं होता, इक्वल बनाया जाता है उसको, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट ये बता रहा है कि ये इस तरफ चल रहा है, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ चल रहा है, तो मतलब इस पूरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इधर है।
ठीक है, तो इसलिए ये मैग्नेट है? हाँ, ये जो सारे एटम है ये छोटे छोटे डाइपोल का काम कर रहे हैं, छोटी छोटी मैग्नेट का काम कर रहे हैं, सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो इसलिए ये बन गई मैग्नेट। जबकि अगर हम एक सिंपल जैसे आयरन का एक पीस लें, एक सिंपल सब्सटेंस लें, सिंपल आयरन का पीस लें, बना तो ये भी एटम से है, हाँ होंगे इसके अंदर भी एटम, उन सभी एटम्स के पास अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे, हाँ होंगे, लेकिन फिर ये मैग्नेट क्यों नहीं है? ये तो सिर्फ आयरन का पीस है, ये मैग्नेट क्यों नहीं है? ये पता मैग्नेट क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेट के अंदर सारे के सारे जितने एटम्स होते हैं सबकी मैग्नेटिक डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होती है, सब एक ही तरफ को एक ही साइड की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है उनका। ये सारे एटम देखो, इनका मैग्नेटिक मोमेंट इधर 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 सारे ऐड हो गए आपस में, तो ये मैग्नेट बन गई। पता है इसमें क्या होता है? इसमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, रैंडम डायरेक्शन में इधर 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 इधर, इस तरफ ऐसे है। सबका मैग्नेटिक मोमेंट, छोटे छोटे एटम्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, जिससे मान लो एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, एक का इधर है, आपस में कैंसिल, एक का इधर है, एक का इधर, आपस में कैंसिल, एक का इधर है, एक का इधर, आपस में कैंसिल। तो ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट, या ये कहो ये जो छोटे छोटे एटम बने, इन सबके मैग्नेटिक मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देते हैं तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाता है भाई साहब? जीरो आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो क्या ये मैग्नेट है? नहीं, बस यही है मैग्नेट का बेस प्रोसेस। ये कहो कि कोई चीज मैग्नेट तब होती है जब उसके अंदर के एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। अगर पूरी तरीके से भी अलाइन ना हो तो थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट पर उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है। 100% अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है भाई, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, पर उनका रिजल्टेंट तो इधर ही आ रहा है ना। लेकिन अगर एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है और एक अपोजिट देख रहा है, ये तो कट जाएंगे, तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो। इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है। तो ये मैग्नेट है और ये नॉन मैग्नेट है। ये होता है बेसिक फर्क। अब कहानी ये आई कि सर सवाल का जवाब तो हमें मिला ही नहीं। हमारा सवाल तो ये था, आपने तो ये बता दिया मैग्नेट क्या होते हैं और नॉन मैग्नेट क्या होते हैं, पर हमारा जो सवाल था वो तो ये था, एक मैग्नेट अट्रैक्ट करती है आयरन के पीस को, क्यों? देखो इसका जवाब आपको यहीं से मिलेगा। जब एक मैग्नेट को अब आपको एक कमाल की बात और बता रहा हूं, अभी बात आगे बढ़ाने से पहले एक कमाल की बात सुनो। मैंने कहा था कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट ही नहीं करती, क्यों? नहीं, ये गलत सोच है हमारी कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रही है, निकिल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करना। मैग्नेट से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड, यही चीज मैंने आपको चैप्टर 1-2 में भी बताई थी, 1 में बताई थी शायद, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। दो चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल नहीं करते। पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो वो आपस में ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। है ना कमाल की बात? आज तक तो यही सुना था कि चार्ज को अट्रैक्ट, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस चार्ज प्लस को कर रहा है, और प्लस एक दूसरे को रिपेल कर। चार्ज नहीं करते, चार्ज से निकलने वाला जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो करता है। बिल्कुल सेम ऐसे यहां
मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। हाँ, यही है बात। अब सुनो तो फिर, जब ये मैग्नेट रखी है यहां, एक तरफ इसका नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा, हाँ होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा इस तरीके से, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, अंदर भी लाइनें चलती हैं मैग्नेट में, बाहर भी लाइनें चलती हैं, हमेशा ये याद रखो, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। तो इसका मतलब ये मैग्नेट है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को। आप इसके पास लेके आए आयरन, पता आयरन, इसमें से निकलने वाला फील्ड, जो इसमें से फील्ड निकल रहा है वो इस आयरन के पीस में से भी पास होगा। इसमें से निकलने वाला फील्ड इस आयरन के पीस में से भी पास होता है। इसमें से निकलने वाला फील्ड इसका है, लेकिन इस आयरन के पीस में से भी पास होता है। आयरन के पीस में से जैसे ही पास होता है, इसके जो एटम्स हैं जो कि कैसे हैं, ये किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की डायरेक्शन इधर। जो इसके अंदर एटम क्या मान रखे हैं मैंने? एटम है छोटे छोटे डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं, कोई इधर देख रहा, कोई इधर देख रहा, कोई इधर देख रहा, कोई इधर देख रहा, सब इधर उधर देख रहे। लेकिन जैसे ही ये फील्ड इन एटम्स के पास पहुंचेगा, तो आप एक बात याद करो, ये जो छोटे एटम है ये किसका काम कर रहे हैं? डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। और जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर लगता है टॉर्क। तो अब क्या होगा कि ये जो एटम्स हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन पे टॉर्क लगने लगेगा और ये फील्ड की डायरेक्शन में सीधे होना स्टार्ट हो जाएंगे। टॉर्क लगेगा तो ये घूम जाएंगे और फील्ड की डायरेक्शन एकदम कंप्लीटली सीधे नहीं होते, लेकिन उनका जो अलाइनमेंट है, पहले तो क्या था, रैंडम अलाइनमेंट था, टोटल उनका 0 आ रहा था, लेकिन अब इतना घूम जाते हैं वे कि उनका जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेट की फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। अब ये जो आयरन है, इसके अंदर के एटम घूम चुके हैं, उनका अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो चुका है। जिधर मैग्नेट का अलाइनमेंट है साउथ से नॉर्थ, इधर ही इनका अलाइनमेंट हो जाएगा साउथ से नॉर्थ। अब इधर अलाइनमेंट हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? अब देखो, पहले आयरन के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, लेकिन जब इनका अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो गया तो अब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। तो ये आयरन का पीस क्या बन चुका है? मैग्नेट बन चुका है। ये मैग्नेट बन चुका है। अब ये अगर मैग्नेट बन चुका है, इनका अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में हो चुका है, तो ये इधर M इधर हुआ तो इधर साउथ, इधर नॉर्थ बन गया। और साउथ नॉर्थ बनते ही ये साउथ नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये आयरन का पीस नहीं रहा, ये आयरन का पीस नहीं रहा, समझो बात को, ये आयरन नहीं रहा, अब ये मैग्नेट बन गया। और मैग्नेट बन गया तो मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन वही होगी, और इस तरीके से उसके जो अंदर के एटम्स है वो अलाइन हो जाते हैं ताकि साउथ के सामने नॉर्थ बन जाए, और अगर नॉर्थ होता है यहां तो उसके सामने साउथ बन जाए। तो वो हमेशा आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, आयरन को हमेशा अट्रैक्ट। तो ये जो मैग्नेट है ये आयरन को ऑलवेज अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि मैग्नेट के पास आयरन को लाने पर मैग्नेट, ये जो फिर से सुनो, मैग्नेट के पास आयरन के पीस को लाने पर आयरन का पीस भी मैग्नेट बन जाता है, और फिर दोनों मैग्नेट्स के बीच में, अब इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या, मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मैग्नेट आयरन को नहीं करती, मैग्नेट पहले उसे मैग्नेट पहले आयरन के पीस को मैग्नेट बनाती है और उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। पहली वाली मैग्नेट के अंदर तो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है, फिर वे दोनों फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये कहानी होती है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक वाली बात बताई मैंने आपको, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आयरन का पीस आखिरकार मैग्नेट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है।
तो ये मैंने आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में बता दिया। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब जरा अगले सवाल पे चलते हैं, मैं जरा अगला सवाल लगा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सवाल पढ़ते जाइए, पहले अपने आप से कॉपी पेन लेकर बैठा करो और पहले अपने आप से उसका आंसर लगाओ, फिर वीडियो आगे बढ़ा के देखो। पहले पॉज करके वीडियो अपने आप से लगाना है, फिर वीडियो आगे बढ़ाकर देखो कि मैंने क्या दिया आंसर उसका। चलो पहले टिक द फॉलोइंग राइट और रॉन्ग। चलो टिक करते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला, इफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन समटाइम्स। अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, एक रस्सी से लटका दें, फ्रीली लटका के देखो अगर आपके पास हो तो एक रस्सी से लटकाओ। रस्सी से जब उसको लटकाओगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी, ऑलवेज। जैसे ये है ईस्ट, मैं जहां खड़ा हूं इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट मैं ऐसे करके उसको लटकाऊंगा लेकिन वो ऐसे रुकेगी आके। जबरदस्ती भी करूंगा फिर ऐसे, फिर वो थोड़ी देर में ऐसे आ जाएगी। तो कोई भी मैग्नेटो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। उसकी वजह क्या है? वजह है उसकी, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो कहां से कहां चल रहा है आपका, साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ भी एक मैग्नेट है। अर्थ ऐसा समझा जाता है अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी सी मैग्नेट है। अब वो तो पता नहीं सच है कि नहीं, या उसकी कोई दूसरी वजह है कि इसके चारों तरफ है, लेकिन हाँ अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जरूर है। अब वो इसके अंदर मैग्नेट है उस वजह से है या किसी और वजह से है ये नहीं पता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि मैग्नेट नहीं है। इसके अंदर जो मोल्टन क्या अंदर का टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर सारी चीज़ें पिघली हुई हैं। पिघली होने की वजह से वो लगातार वो घूम भी रही है अर्थ के साथ साथ। वो पूरा का पूरा मोल्टन जो सब्सटेंस है वो घूम रहा है, पिघला हुआ जो पदार्थ है वो घूम रहा है। अब उसके घूमने की वजह से करंट बनता है, करंट बनता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा सोचा गया है, कंफर्म कुछ अभी तक नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ। तो जब आप एक मैग्नेट को ऐसे लटका देंगे तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अभी मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है यहाँ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी मैग्नेट पे टॉर्क लगता है, क्योंकि ये मैग्नेट तो एक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता था, ऐसे ही सेम मैग्नेटिक डाइपोल पर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क लगता है, और ये इसको सीधा कर देगा फील्ड की डायरेक्शन में। इस मैग्नेट को टॉर्क लगेगा, टॉर्क का काम क्या होता है, घुमाना। इसको घुमा देगा और सीधा कर देगा फील्ड की डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेट को सीधा कर देता है। तो हमेशा जब भी कोई मैग्नेट को फ्री छोड़ते हो आप, तो वो घूम के नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आती है। अब इसने लिखा है कि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन समटाइम्स, सम नहीं ऑलवेज, हमेशा। तो ये सही होता, समटाइम्स है तो ये गलत हो गया। भाई इसने कहा कि कभी कभी वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुकती है, नहीं जी, हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुकेगी फ्रीली सस्पेंडेड। तो इसलिए ये रॉन्ग है। आगे पढ़ो, इज अर्थ द, ये इज गलत लगा दिया, इज अर्थ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। यस 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 यस, अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट, हमने थोड़ा ही ना बनाई है, हमारी बनाई हुई तो आर्टिफिशियल हो। जो नेचर ने हमको दिया है वो सब नेचुरल है। तो अर्थ पहले से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ही काम करती है। तो इसके अंदर अर्थ को हम क्या कह सकते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तो यही कहा था इन्होंने कि क्या अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल है। आगे बढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड इन इज मैक्सिमम, गलत सलत कर देते हैं, इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार मैग्नेट के एंड्स पर सबसे ज्यादा होता है। देखो एंड्स पर नहीं होता, एंड से थोड़ा सा अंदर होता है। मान लो ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में बाहर भी फील्ड है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, बाहर भी फील्ड होता है, अंदर भी होता है, अंदर काफी ज्यादा होता है।
लेकिन दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, उनको पोल्स बोला जाता है, नॉर्थ और साउथ। इन दोनों पॉइंट पर फील्ड सबसे ज्यादा होता है, यहां पर भी और यहां पर भी। इन पर फील्ड फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसीलिए इनको पोल्स बोल। लेकिन ये जो पोल्स होते हैं ये अर्थ के बिल्कुल एंड पॉइंट से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, एंड पॉइंट से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। तो इन्होंने तो बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, गलत हो गया। एंड्स पे नहीं होता, एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है, एंड से थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसलिए गलत हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। कैन इट पॉसिबल ए बार मैग्नेट ऑफ अनइक्वल पोल स्ट्रेंथ, मना किया था मैंने। क्या ऐसी कोई बार मैग्नेट पॉसिबल है जिसके पोल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो अलग हो, अनइक्वल हो? ऐसी मैग्नेट मैंने कहा था, ऐसी कोई मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होगी, एक की प्लस एम और एक की माइनस एम। एम और एम बराबर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 हो जाए, इसकी m2 हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों की पोल स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फोर्थ का आंसर क्या होगा? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, फिल द फॉलोइंग्स। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? चलो जी, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट भी बताएंगे आपको। पहले इसका थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लें। आपने अभी मैंने बताया था बार मैग्नेट के लिए उसका मैग्नेटिक मोमेंट आई, उसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों पोल्स के बीच का गैप होता है, ये फॉर्मूला है। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर होती है। पोल स्ट्रेंथ है ये एम, एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो अगर इसकी यूनिट निकालनी है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में गैप, गैप की यूनिट क्या होगी? गैप क्या है? गैप तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। इसे अपॉन में ले जाओ, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई एम्पियर इनटू में मीटर स्क्वायर बटे में मीटर, मीटर से मीटर काट दो, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ गई एम्पियर इनटू मीटर। ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। रेशो बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखो, किसी भी मैग्नेट की एक एंड से दूसरे एंड तक की जो लेंथ होती है वो होती है उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, एलजी। एलजी कहते हैं उसको, जी का मतलब है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो एक एंड से दूसरे एंड तक मैग्नेट जितनी बड़ी है, बिल्कुल इस एंड से इस एंड तक, लेकिन उसके जो पोल्स होते हैं वो थोड़ा अंदर होते हैं, थोड़ा अंदर होते हैं। इन पोल्स के बीच की जो लेंथ होती है वो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ, एल एम। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एल जी बड़ा है, एंड टू एंड लेंथ ज्यादा है, पोल थोड़ा अंदर होते हैं, इधर से भी अंदर इधर से भी अंदर, तो पोल से पोल तक की जो लेंथ है वो थोड़ी कम होती है। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक लेंथ उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी कम होती है। कम होती है, कितनी कम होती है? कितनी कम होती है? तो उनका रेशो होता है, अप्रोक्स रेशो होता है एल एम अपॉन एल जी। इनकी दोनों लेंथ का रेशो होता है कितना? 6:7। अगर एंड टू एंड 7 मीटर की लेंथ है, मतलब एक ऐसी मैग्नेट मान लो जो 7 मीटर की है एंड टू एंड, तो उसके पोल्स के बीच का जो गैप होगा वो अप्रोक्स 6 मीटर होता है। पोल्स के बीच वो थोड़ा अंदर आ जाती है, तो वो 6 मीटर होता है। ये इन दोनों का रेशियो होता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली इस चीज को देखा गया और आपको याद रखना है डायरेक्टली, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में जो कहा है, तो इसकी जो है लेंथ बढ़ती है। बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? जैसे मान लीजिए, पहले 6 का आंसर कर रहा हूं। मान लीजिए एक आयरन का पीस है, अब हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे। अब आयरन के पीस में जो इसके एटम्स हैं, उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है। इसलिए इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है भाई, होता है। इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे तो 0 कहेंगे, क्यों? वो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटाइज कर देंगे, मतलब ये मैग्नेट बन जाएगा, तो इसके जो एटम्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एकदम 100% नहीं होते, मैं तो 100% बना के दिखा रहा आपको, लेकिन एकदम 100% नहीं होते, पर हाँ एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इनका जो अलाइनमेंट होता है एक डायरेक्शन में होने की वजह से इनका एटम्स जो है, इन एटम्स की थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है, बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती कि भाई अभी इसको मैग्नेट बनाने से पहले ये इतनी बड़ी थी और मैग्नेट बनाने के बाद ये इतनी होगी ना, ऐसा नहीं। वो बहुत कम होती है, बहुत कम, ये याद रखना। तो ठीक है, आंसर तो ये होगा हमारा कि कोई भी आयरन हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, इनको जब मैग्नेटाइज किया जाता है, ये मैग्नेट बनते हैं, तो मैग्नेट बनने में क्या होता है कि इनके एटम्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे इनकी लेंथ जो है वो L वो थोड़ी बढ़ जाती है। मान लो ये पहले L थी, तो अब ये थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, L प्लस डेल्टा L बोलते हैं इसको, L प्लस डेल्टा L। तो आंसर तो हमारा ये निकल के आ गया कि हाँ लेंथ भाई साहब बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है। अच्छा, ये लेंथ का बढ़ने का जो फिनोमिना होता है ना, लेंथ का बढ़ने का जो ये फिनोमिना होता है, ये तो मैंने बता ही दिया कि आखिरकार आखिरकार क्यों बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ठीक चल रहा है? ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है वॉइस भाग जाती है, तो बीच बीच में देखते रहना पड़ता है। ठीक है, तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि एक डायरेक्शन में इनका अलाइन होने का जो फिनोमिना होता है, इसको मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहा जाता है। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहा जाता है। वैसे ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है, और बस आपको याद रखना है, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ये तो ये फिनोमिना होता है लेंथ के बढ़ने का। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में मान लीजिए जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह, होते तो और भी है, पर ये हैवी मैग्नेट बन सकते हैं जो, तो उनकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके एटम एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जिससे एटम्स की थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि पूरी मैग्नेट की लेंथ बढ़ जाती है। पूरी मैग्नेट की लेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, बहुत थोड़ी सी बढ़ती है, बहुत कम। और इस प्रोसेस को मैग्नेटो स्ट्रिक्शन बोला जाता है, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ठीक है, चलो इसका आंसर तो हो गया हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। कैन आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल भी एग्जिस्ट? क्या आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं। देखो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसका नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। अगर ये नॉर्थ और साउथ ना कभी अलग नहीं किए जा सकते। नहीं सर, हम तो इनको ऐसे तोड़ देंगे, लो तोड़ दिया, तोड़ दो। नॉर्थ इधर बन गया साउथ, टूट के अलग हो गई। आपको लग रहा है टूट के अलग हो गए? नहीं, जहां से ये टूटेंगे वहां से एक नए नॉर्थ और साउथ पैदा हो जाएंगे, एक साउथ एक नॉर्थ। लो, एक बड़ी मैग्नेट दो छोटी छोटी मैग्नेट में ब्रेक हो गई, अलग तो हो ही नहीं पाए। अगर आप नॉर्थ साउथ को अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी अलग नहीं हो सकते। आप ये कहोगे कि मोनोपोल्स इन मैग्नेट
डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नेवर एग्जिस्ट, कैन नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आप दो पोल्स को अलग नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा? कैन आइसोलेटेड पोल्स एग्जिस्ट, तो आप लिखोगे नो। नो। एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। चलो जी अगला सवाल मैंने लगा लिया है, इसको देखते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ये मैं डिफाइन कर चुका हूं। एक बार मैग्नेट है, उसमें एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। नॉर्थ की तरफ +m और साउथ की तरफ -m, ये होती है पोल स्ट्रेंथ दोनों पोल्स की। दोनों पोल्स का सेंटर ये है इस बार मैग्नेट का। इस बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं। इधर साउथ की सेंटर से साउथ तक की डिस्टेंस L और सेंटर से नॉर्थ तक की डिस्टेंस भी L हो गई, क्योंकि ये तो बीचों बीच है। अब यहाँ से जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो कितना होगा? m से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो दोनों में से एक पोल को ले लो और इनटू में उनके बीच का गैप ले लो पोल्स के। तो एक पोल की पोल स्ट्रेंथ m और दोनों के बीच का गैप हो गया 2l, तो ये बन गया 2ml। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है बच्चों? साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब इधर। तो इसका जो m होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो ये तो हमने डिफाइन कर दिया मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट का क्या होगा। इज इट वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बता दिया यस, ये वीटर लिख दिया, वेक्टर है, सी है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो यस। इफ यस देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, वो भी दे दी मैंने आपको, साउथ से नॉर्थ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज कीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है इनमें से किस पर? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मीनिंग है, इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ का मतलब हुआ उसके पोल्स की स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ तो पोल में ही होती है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ पोल, यस यस बिल्कुल सही, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है भाई साहब पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच का गैप। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक पोल के। हाँ, फिर दूसरा, मैग्नेट का मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ जी, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है भाई साहब। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत अच्छे डाइपोल बन जाते हैं, बहुत अच्छे मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए आप मैग्नेटिक एक ही उसके अंदर अलग अलग तरीके के मटेरियल रखो, निकल रखो, स्टील रखो, कोबाल्ट रखो, आयरन रखो, तो सब अलग अलग तरीके के मैग्नेट बनेंगे। जब आप उनको बनाओगे अलग अलग तरीके के बनेंगे। तो मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मैग्नेट बन सकते हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ये भी सही है। साइज ऑफ मैग्नेट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें दोनों पोल्स के बीच का गैप होता है, तो साइज ऑफ मैग्नेट मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक का जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मैग्नेट, हाँ जी उस पर भी करेगा। अगर आपने उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बदल दी, ऐसी ऐसी कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक, मान लो पहले वो सीधी थी तो उसके दोनों पोल्स के बीच का गैप था ये L, यहाँ से यहाँ तक L कह दो, 2L कह दो। लेकिन जब इसको ऐसे मोड़ दिया आपने तो ये गैप घट गया, गैप कम हो गया। गैप कम होने की वजह से ये लेंथ तो L है पर ये गैप घट चुका है। तो शेप ज्योमेट्रिकल शेप, आपने उसकी ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे मोड़ दिया उसको,
मोड़ने से उसका गैप कम हो गया, गैप कम हो गया तो ज्योमेट्रिकल शेप चेंज करने पे भी मैग्नेटिक मोमेंट देखो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये गैप कम हुआ तो यहाँ पे गैप बदल जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बदल जाएगा। तो चारों ऑप्शन या ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही चल रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। If a bar magnet of length L and pole strength M is cut into n equal parts, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है L और पोल स्ट्रेंथ है इसकी +m, इधर -m, ठीक है, और इसको n इक्वल पार्ट्स में, सेम लेंथ के n इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ठीक है, तो इस तरह से काट दिया, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही करते करते n पार्ट्स में काट दिया इसको, n इक्वल लेंथ। तो एक की लेंथ कितनी हो जाएगी? पूरी मैग्नेट की लेंथ तो L है, तो एक के हिस्से में आएगी L बाई एन, L बाई एन, L बाई एन, L बाई एन। फिर ऐसे ही, अब आपको पता है मैग्नेट को जब ऐसे तोड़ते हो ना तो पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती, तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, इसकी +m, इसकी -m। मैंने बताया था जहां से तोड़ोगे वहां पे नई पोल्स आ जाएंगे, तो वही पोल स्ट्रेंथ रहेगी। ऐसे इसकी +m, इसकी -m, इसकी +m, इसकी -m, इसकी +m, इसकी -m, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इन सबको पेस्ट कर दो एक दूसरे के पैरेलल, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से इनको पेस्ट कर दिया मैंने, ऊपर नीचे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ये n, इधर +m, इधर -m, इधर +m, इधर -m, इधर +m, इधर -m, इधर +m, इधर -m, ऐसे करते करते n मैग्नेट्स को लगा दिया। ठीक है, सबकी लेंथ L बाई n, एक एक की लेंथ, सबको पेस्ट कर दिया आपस में। अब जो ये पेस्ट बनी, इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ये जो मैग्नेट बनी है इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान। एक बात बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। ये जो छोटी मैग्नेट बनी, इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। इसका इधर होगा माइनस से प्लस, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। चलो इसका मान लो m1 होगा, तो इसका भी m1, इसका भी m1, इसका भी m1, या इसका m कह लो तो इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m। सबका एक जैसा मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्योंकि सबका साइज एक जैसा है। एक ही डायरेक्शन में इनको पेस्ट करा तो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये m निकाल लूं, पहले मैं एक का निकाल लूं। ये जो छोटी मैग्नेट बनाई है इसका एक का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होता है पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m और इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप, वो हो गई मैग्नेट की लेंथ। दोनों का गैप कितना हुआ देखो, यहां से यहां, ये -m से +m तक, L बाई एन, L बाई एन। ये एक मैग्नेट का हो गया। अब ऐसी ऐसी कितनी मैग्नेट हैं, सारी एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे पेस्ट कर रखी है आपने, सबका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इधर, इसका m, इसका m, इसका m, इसका m, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट इसका m, इसका m, इसका m, इसका m, ऐसे ही सब ऐड हो जाएंगे। ये m, 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 m सारे ऐड हो गए, n मैग्नेट्स हैं, n मैग्नेट्स, तो सबका ऐड हो जाएगा और m नेट जो आ जाएगा एक ही डायरेक्शन में, m प्लस m प्लस m, कितनी बार, n टाइम्स हो जाएगा। तो ये nm हो जाएगा। n की वैल्यू ऊपर से रख दो, n, m की वैल्यू ये रख दो, ये रही स्मॉल m L बाई n, n से n कट गया तो ml आ गया। अरे भाई ये तो बड़ी मैग्नेट का ही था। हाँ वही है, आपने तोड़ के सबको एक डायरेक्शन में ऐड कर दिया, उसमें भी तो सारी एक डायरेक्शन में ही ऐड हो रहे थे। तो जो बड़ी मैग्नेट का है वही ये वाली जो मैग्नेट बनेगी इसका बन जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, कुछ नहीं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल एम लिखना था यहाँ पे इसको, चलो स्मॉल एम लिख रखा, कैपिटल एम कर लो इसको। एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज बेंट इनटू क्वार्टर सर्किल, फाइंड इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार मैग्नेट है, मान लेते हैं उसकी लेंथ है l, प्लस m माइनस m उसके पोल स्ट्रेंथ हो गई दोनों पोल्स के, उसको क्वार्टर सर्किल में मोड़ दिया हमने इस तरह से, ऐसे क्वार्टर सर्किल में मोड़ दिया। सामने से देखें तो यहां 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा, क्वार्टर सर्किल में ऐसे मोड़ दिया हमने, एक तरफ वही प्लस एम, एक तरफ माइनस एम। क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा? अच्छा, पहले कितना था इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम की वैल्यू निकाल लो पहले। तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी? इसकी पोल स्ट्रेंथ इनटू में दोनों पोल्स के बीच की लेंथ एल मान ली हमने, तो एम इंटू एल, स्मॉल एम इंटू एल, ये पहला मैग्नेटिक मोमेंट है। जब आपने इसको मोड़ दिया, अब नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? देखो ये आर है, ये आर है, रेडियस मान लेते हैं इसकी, जिस क्वार्टर सर्किल में मोड़ा, क्वार्टर सर्किल में बेंड करा, उसकी रेडियस मान ली आर। अच्छा ठीक है, तो अब एक बात बताओ, पूरे सर्किल, पूरा सर्किल अगर करें तो उसकी लेंथ कितनी होती है पूरे सर्किल की? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, आधे की होती है पाई आर, और ये आधे का भी आधा है, तो इसकी यहां से यहां तक की जो ये लेंथ हो गई, यहां से यहां तक, ये बन गई पाई बाई 2r, ये बन गई। तो ये पूरे इस मैग्नेट की लेंथ है, जो कि कितनी थी? l, तो पाई बाई 2r को l के बराबर रख लेते हैं, यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी 2l बटे पाई। ये इस मैग्नेट को जब आपने मोड़ा तो इस मैग्नेट की रेडियस आ गई। इसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको दोनों पोल्स के बीच का गैप चाहिए, ये चाहिए ये, क्योंकि जब आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट में क्या रखते हो? पोल स्ट्रेंथ और इनटू दोनों पोल्स के बीच का गैप। तो इस गैप को d मान लेते हैं। तो अगर मैं यहां से d निकालूं तो देखो इधर r है, ये r है, ये 90 डिग्री है, ये d निकालना है तो बिल्कुल आसान है, पाइथागोरस से निकाल लो, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2r। ठीक है, तो अब इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा m नेट, वो कितना होगा? तो वो होगा दोनों में से एक पोल m इंटू दोनों पोल्स के बीच का गैप d। d की वैल्यू कहां से रखो? ये रख दो, तो m इंटू में d की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2r, r की वैल्यू कहां से रखो? ये रख दो, तो ये आ गया m इंटू में अंडर रूट 2, r की वैल्यू 2l बटे पाई। सब कुछ सॉल्व करा के अगर मैं यहां से 2 अंडर रूट 2 बटे पाई को बाहर निकाल लूं, अंदर बचा m इंटू एल। 2 अंडर रूट 2 को बाहर ले लिया मैंने, पाई नीचे है, m और l ये साथ आ गए। अब m इंटू एल क्या था? पहला मैग्नेटिक मोमेंट, जो इस मैग्नेट, जब ये सीधी थी तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू एल था। तो m इंटू एल की जगह पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट m लिख सकते हो, तो आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई और इंटू में m। इसका मतलब यहां से सीधा सीधा आंसर आ गया कि जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा न्यू, वो पहले वाले से कितने गुना है, कितने टाइम्स है? 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई, और पहले वाला था m, उससे 2 अंडर रूट 2 अपॉन पाई टाइम्स आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जब आप किसी मैग्नेट को मोड़ते भी हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाता है, पहले कितना था और अब कितना है, ये हमने पूरी फुल कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, चलो जी, आज के सेशन को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। लगभग 1 घंटे का हो गया हमारा सेशन अप्रॉक्स, तो यहीं पे करते हैं कंप्लीट। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 100 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के, सारे चैप्टर्स के ही करने हैं यार। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, ये तो मैं मतलब बाद में ही कहता हूँ वैसे तो, पर वो कर दिया करो भाई, जब ही तो चैनल में थोड़ा ग्रोथ होगी, मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ाने वढ़ाने में आप लोगों को, और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर लगातार क्लासेस चलती रहेगी, फ़ायदा मिलता रहेगा। तो क्लासेस को चलाने का तरीका ये है कि आप जितना सपोर्ट करेंगे,
वो उतना अच्छा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ और अपने जो आ, साथ वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके थोड़ा सा मुझे बता दिया करो कि क्या चल रहा है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा यार तारीफ वारीफ कर दिया करो। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके।